हेलो गाइस एंड वेलकम बैक है तुम्हारे फेवरेट चैनल एनिमिडी पे। तो जैसा कि हमने हमारे पिछले पार्ट में देखा था कि कैसे ब्लैक बुल स्क्वाड एक साथ मिलकर वेटो जो आई ऑफ द डार्क सन का एक स्ट्रॉन्गेस्ट मेंबर है उसे हरा देते हैं एंड नोएल और कैप्टन यामी दोनों के एकदम नए और स्ट्रॉन्गेस्ट अटैक्स अनलॉक हो जाते हैं एंड हम पहली बार आस्था के अंदर के डीमन को भी देखते हैं जिसकी मदद से ही आस्था ने वेटो को हराया होता है। लेकिन हाँ, ये मत सोचना कि ये डीमन अच्छा है एंड इस तरह ये लोग अपने मैजिक स्टोन कलेक्ट करने वाले मिशन में सक्सेसफुल हो जाते हैं एंड इसके बाद ये सब खुशी खुशी वापस अपने बेस पे लौट जाते हैं। वापस आने के बाद ये सारे के सारे ब्लैक बुल्स मेंबर बहुत खुश होते हैं सिवाय गॉर्डन के, जिसको ये लोग अपने साथ ले जाना ही भूल गए थे एंड ये बेचारा इतना धीरे बोलता है कि इन सबको इसकी कोई बात सुनाई नहीं देती एंड भले ये दिल का इतना अच्छा है लेकिन फिर भी सब इससे डरते हैं। सुनो तुम सारे कदों, आराम करो, मैं जरा रॉयल कैपिटल जा रहा हूँ। चार्मी, उन सारे आई ऑफ द डार्क सन के मेंबर्स को मेरे साथ लेके चलो। यामी सर, मैं भी आपके साथ चलूंगा। ठीक है चलो आस्था। फिनरल, ओके सर। एंड फिर आस्था, यामी, फिनरल और चार्मी रॉयल कैपिटल आ जाते हैं एंड फिर फिनरल अपनी आवारागर्दी करने निकल जाता है एंड फिर ये तीनों विज़र्ड किंग से मिलने आ जाते हैं। तो तुम लोगों ने वेटो को खत्म कर दिया, बहुत अच्छे ब्लैक बुल्स। यामी, तुम्हारी स्क्वाड सच में कमाल है और तुम्हारी बाइंडिंग मैजिक भी बहुत कमाल है। छोटी बच्ची, आप कौन हो? यामी, ये बच्ची बहुत छोटी नहीं है मैजिक नाइट बनने के लिए, ये 20 साल की है। खैर, ये लो तुम्हारा मैजिक स्टोन जूलियस। ओह थैंक यू यामी, बहुत अच्छे ब्लैक बुल्स, आप लोगों ने बहुत अच्छा काम किया है, खास करके तुमने यामी, तुम सच में बहुत स्ट्रांग हो गए हो। जब मैंने तुम्हें कैप्टन बनाया था तो लोगों ने मुझे बहुत मना किया और मुझसे कहा कि मैं गलत डिसीजन ले रहा हूँ, कि मैं एक आउटसाइडर को एक कैप्टन बना रहा हूँ, लेकिन मुझे पता था कि तुम एक बहुत अच्छे कैप्टन बनोगे। ओए जूलियस, अब मेरी इतनी तारीफ मत करो, करना है तो मेरे स्क्वाड की करो, ज्यादातर काम इन्हीं लोगों ने किया था वहाँ। आस्था, तुम सच में कमाल हो, तुम हर दिन और ज्यादा करीब आ रहे हो विज़र्ड किंग बनने के, जिसको सुन के आस्था बहुत खुश हो जाता है। विज़र्ड किंग सर, मैं जानता हूँ आप बहुत बिजी हो, लेकिन क्या मैं आपसे एक चीज मांग सकता हूँ? हाँ हाँ क्यों नहीं आस्था, क्या चाहिए तुम्हें? मुझे चाहिए आपका एक ऑटोग्राफ। इधर आओ, मैं तुम्हारे मुंह पे तुम्हें ऑटोग्राफ देता हूँ। अरे लेकिन तभी मार्क्स अपने मैजिक से इन लोगों से कांटेक्ट करता है। सर, किटन टाउन के ऊपर डायमंड किंगडम ने अटैक कर दिया है। अरे नहीं, उन्हें कहीं से पता चल गया होगा कि हमने हमारे सारे सोल्जर्स को रॉयल कैपिटल बुला लिया था। एंड इधर हम देखते हैं मॉन, ट्यूज और वेंट्स अपने डायमंड किंगडम के सोल्जर्स के साथ किटन टाउन पर अटैक कर देते हैं एंड ये तीनों के तीनों बहुत स्ट्रांग होते हैं एंड ये तीनों डायमंड किंगडम के कैप्टन होते हैं। मॉन अपने लाइटनिंग मैजिक से क्लोवर किंगडम के बैरियर को एक बार में तोड़ देता है एंड ये सारे के सारे लोग ढेर सारे डायमंड किंगडम के सोल्जर्स के साथ किटन टाउन पर अटैक कर देते हैं। जल्दी आओ मैजिक नाइट्स, मैं लड़ने के लिए मर रहा हूँ। मार्क्स, वहाँ पर कोई और स्क्वाड है क्या? जी हाँ विज़र्ड किंग सर, किस्मत से हमारी बेस्ट स्क्वाड गोल्डन डॉन वहाँ पर है, तब ज्यादा चिंता की बात नहीं है, लेकिन हमें कुछ तो रीइंफोर्समेंट भेजने ही होंगे। मैं रॉयल कैपिटल छोड़ के जा नहीं सकता। मैं जाऊंगा जूलियस। लेकिन यामी, तुम तो अभी अभी एक मिशन से आए हो और तुम काफी थके होगे। नहीं जूलियस, मैं बिल्कुल भी नहीं थका हूँ और मेरा जाना जरूरी है क्योंकि मुझे विलियम से कुछ जरूरी बात भी करनी है। एंड इधर हम देखते हैं वेंट्स के आगे हमारा यूनो आ गया होता है। हट जाओ मेरे सामने से अगर मरना नहीं चाहते। वो तो हम अभी देख लेते हैं। विंड मैजिक, विंड ड्रिलर एंड यूनो अपने सिर्फ एक अटैक से वेड्स और उसके सोल्जर्स को रोक देता है। ये लड़का तो बहुत स्ट्रांग है, अब मजा आएगा। यूनो भी वैसे काफी स्ट्रांग हो गया है एंड आस्था भी यूनो की पावर को देखकर बहुत खुश हो जाता है। ठीक है मैं चलता हूँ जूलियस। यामी सर, मैं भी चलूंगा। नहीं, तुम बहुत ज्यादा इंजर्ड हो, तुम्हारा ध्यान कौन रखेगा वहाँ? मैं यामी सर, आस्था की सीनियर। चार्मी, मैं आस्था का खुद से भी ज्यादा ध्यान दूंगी। ओके ठीक है, फिर चलो तुम दोनों भी। और तुम लोग जानते होगे भाई, चार्मी वहाँ सिर्फ और सिर्फ यूनो से मिलने जा रही होती है। यूनो, तुम मेरी मैजिकल पावर्स क्यों नहीं यूज करते? कुछ तो बोलो। कुछ तो मेरे साथ मजाक मत करो और कभी तो थोड़ा सा स्माइल कर दिया करो। एंड इधर हम देखते हैं गोल्डन डॉन की स्क्वाड और इन सारे डायमंड किंगडम के सोल्जर्स के बीच बहुत भयानक लड़ाई हो रही होती है एंड विलियम्स और गोल्डन डॉन का वाइस कैप्टन लैंग्रेस यहाँ ऊपर एक साथ खड़े होते हैं। शायद अब हमें भी चलना चाहिए लैंग्रेस, जैसा आप कहिए सर। एंड ये दोनों भी बैटल फील्ड में उतर जाते हैं एंड इधर हम फिनरल को देखते हैं जो अपनी आदत से बाज नहीं आने वाला था, लेकिन तभी ये दोनों लड़कियां यामी सर को देख के वहाँ से भाग जाती है। ये क्या यामी सर, आपने डरा के भगा दिया उन दोनों बेचारी को। चुप रहो और चुपचाप हमारे साथ किटन टाउन चलो। हाँ लेकिन क्यों? जैसा कहा है वैसा करो। एंड इधर हम देखते हैं यूनो और वेड्स की लड़ाई हो रही होती है, लेकिन तभी वहाँ पर मॉन आ जाता है। क्या यार वेड्स, तुम्हें शर्म नहीं आ रही? एक बच्चे को नहीं हरा पा रहे तुम? किसने कहा मैं इसको नहीं हरा पा रहा? मॉन, और मेरे और इस बच्चे के बीच में मत आओ। माफ करना बच्चे, लेकिन हमारे पास ज्यादा टाइम नहीं है। आओ देखते हैं तुम मेरे अटैक से अपने साथ अपने लोगों को बचा पाते हो कि नहीं। एंड मॉन यूनो के ऊपर एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग लाइटनिंग अटैक यूज कर देता है। शिल्फी, चिंता मत करो मेरे डार्लिंग। एंड शिल्फी की मदद से यूनो आसानी से मॉन के एरोस को रोक देता है, उल्टा उसके कुछ सोल्जर्स को इंजर्ड कर देता है। ये क्या, इसने मेरे अटैक को रोकने के साथ साथ मेरी शील्ड तोड़ के मेरे सोल्जर्स को भी इंजर्ड कर दिया। अब मैं तुमसे सवाल पूछता हूँ, क्या तुम अपने साथ अपने लोगों को मुझसे बचा पाओगे? कौन है ये लड़का? एंड इधर हम स्मोकर को देखते हैं, ये भी शायद तुम लोगों को याद होगा। तो वो है इन सब का लीडर, लेकिन ये कर क्या रहा है? इसने पूरे शहर में अपनी रूट्स क्यों फैला दी हैं? एंड इधर हम देखते हैं विलियम्स ने पूरे किटन टाउन को अपने मैजिकल रूट से घेर लिया होता है। एंड इधर ये सारे के सारे गोल्डन डॉन के मैजिक नाइट्स इन सारे
सारे डायमंड किंगडम वालों को हरा रहे होते हैं सिवाय ट्यूस के, जिसके पास स्लाइम मैजिक होता है एंड ये बहुत स्ट्रॉन्ग होता है। लेकिन तभी ट्यूस के आगे गोल्डन डॉन का वाइस कैप्टन लैंग्रेस आ जाता है एंड ये भी बहुत स्ट्रॉन्ग होता है एंड ये अपने एक अटैक से डायमंड किंगडम के इस कैप्टन ट्यूस को हरा देता है। एंड इसके पास भी फिनरल की तरह टेलीपोर्ट मैजिक होता है, लेकिन ये खुद टेलीपोर्ट नहीं हो सकता, ये चीजों को टेलीपोर्ट कर सकता है। एंड इसने अपने मैजिक से ट्यूस की आधी बॉडी के साथ साथ पीछे के कुछ घरों को टेलीपोर्ट कर दिया होता है एंड ट्यूस बहुत ज्यादा इंजर्ड हो जाता है। एंड इधर हम स्मोकर को देखते हैं जो विलियम्स की मैजिक को समझ जाता है। अरे नहीं, ये अपनी रूट से पूरे टाउन के सारे लोगों की मैजिक को अब्सॉर्ब कर रहा है। ये जरूरी कोई बहुत ही स्ट्रॉन्ग अटैक यूज करने वाला है। एंड स्मोकर को बिल्कुल सही लगा होता है, टाइम आ चुका है। एंड विलियम्स फिर अपना मैजिक यूज करता है, डिवाइन ट्री मैजिक, गॉड्स ट्री। एंड विलियम्स अपने मैजिक से किटन टाउन से भी बड़ा एक पेड़ उगा देता है जो कोई नॉर्मल पेड़ नहीं होता। ये पेड़ सारे के सारे डायमंड किंगडम के सोल्जर्स को एक एक कर पकड़ने लगता है। बाप रे, इतना स्ट्रॉन्ग मैजिक। अरे नहीं, मुझे जाना होगा। एंड वेड्स विलियम की तरफ जाने लगता है। तुम कहीं नहीं जा रहे हो बच्चे, आज मैं तुम्हें मार के ही रहूंगा। एंड इधर हम देखते हैं ये तीनों भी किटन टाउन आ जाते हैं। अरे बाप रे, इतने बड़े पेड़ उगते हैं क्या यहाँ पर? हाँ, वो फ्रूट्स इंसानों जैसे क्यों लग रहे हैं? पागलो, ये गोल्डन डॉन के कैप्टन विलियम का मैजिक है। क्या इतना तगड़ा मैजिक? तुम लोग अपना ध्यान रखना, ठीक है? मैं जरा ऊपर विलियम से मिल के आता हूँ। एंड यामी सर विलियम्स की तरफ चले जाते हैं एंड ये तीनों नीचे आके लोगों की मदद करने लगते हैं। तुम ठीक तो हो ना क्यूटी? हाँ, वैसे मैं फ्री हूँ, अगर तुम चाहो तो मेरे साथ एक डे। यार, सारी लड़कियां मुझे इग्नोर क्यों कर देती हैं? एंड तभी इन सबको अपने ऊपर यूनो और मॉन दिखते हैं जिनके बीच बहुत ही भयानक लड़ाई हो रही होती है। ओह, ये तो मेरा प्रिंस है। एंड इधर हम देखते हैं यूनो डायमंड किंगडम के कैप्टन के ऊपर भारी पड़ रहा होता है। नहीं, मैं हार नहीं सकता, मैं कैप्टन हूँ। नहीं, तुम मुझे नहीं हरा सकते, तुम्हारा बदसूरत मैजिक मेरे खूबसूरत मैजिक को नहीं हरा सकता। शायद तुम्हें कोई गलत फहमी है, लड़ाई में खूबसूरत मैजिक नहीं जीतता, ताकतवर मैजिक जीतता है। एंड यूनो मॉन के सीने के अंदर अपना विंड स्पीयर घुसेड़ देता है एंड मॉन को अकेले हरा देता है। यूनो तो सच में बहुत स्ट्रॉन्ग हो गया है। एंड इधर हम देखते हैं विलियम्स अकेले अपने गॉड ट्री के ऊपर खड़ा होता है, लेकिन तभी वेड्स विलियम के पास अपने मैजिक से पहुंच जाता है। तुम्हें लगता है तुम अकेले हम सबको हरा सकते हो? माफ करिएगा कैप्टन वेड्स, लेकिन आप हार चुके हैं। नहीं, तब तक नहीं जब तक मैं जिंदा हूँ। एंड तभी वेड्स अपने रेड क्लिफ मैजिक से विलियम्स को पकड़ लेता है। क्या हुआ, अब कैसे बचोगे तुम? लेकिन तभी विलियम्स अपने मैजिक से वेड्स को एक पेड़ बना देता है एंड वेड्स वहीं पर मारा जाता है। एंड तभी अचानक से पीछे से स्मोकर विलियम्स के ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन तभी विलियम्स को कैप्टन यामी बचा लेते हैं। हेलो विलियम्स। अरे नहीं, ये तो वही लड़का है। ओ बुढ़ाऊ, अभी तुम्हें और लड़ना है, यहाँ से भाग रहे हो? हाँ, तुम मुझे भूल गए क्या? ये देखो। एंड स्मोकर यामी को वो स्कार दिखाता है जो यामी सर ने स्मोकर को बहुत सालों पहले दिया था। मुझे तुम्हारा सीना देखने का कोई शौक नहीं, जल्दी बताओ लड़ना है या नहीं? नहीं, मैं इतना पागल नहीं हूँ कि मैं तुमसे अकेले लड़ूं। एंड तभी स्मोकर अपने कुछ और साथियों के साथ वापस डायमंड किंगडम भाग जाता है। एंड अब सिर्फ कैप्टन यामी और कैप्टन विलियम्स यहाँ पर ऊपर खड़े होते हैं। एंड तभी कैप्टन यामी विलियम से बोलते हैं, विलियम्स, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। हाँ हाँ, क्या हुआ यामी? देखो विलियम्स, हम दोनों एक दूसरे को बहुत सालों से जानते हैं। हमने कई लड़ाइयाँ साथ में लड़ी है, कई बार मरते मरते बचे हैं और हमने एक दूसरे की जान कई बार बचाई है। इसलिए भले ही तुम मुझे अपना दोस्त मानो ना मानो, लेकिन मैं तुम्हें अपना दोस्त मानता हूँ। इसीलिए मैं तुम्हारे साथ जबरदस्ती नहीं करना चाहता। आखिर कहना क्या चाहते हो तुम यामी? मैं जानता हूँ तुम्हारे पास ट्री मैजिक है, लाइट मैजिक नहीं, लेकिन तुम्हारी आवाज, तुम्हारी बॉडी, यहाँ तक कि तुम्हारी की, सब कुछ आई ऑफ द डार्क सन के लीडर लाइट से मैच करती है। ओह, तो तुम्हें शक है कि मैं आई ऑफ द डार्क सन का लीडर लाइट हूँ? हाँ, मैं जानता हूँ तुमने आज तक अपना चेहरा किसी को नहीं दिखाया विलियम्स, लेकिन आज मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे अपना चेहरा दिखाओ। एंड ये दोनों एक दूसरे को घूरने लगते हैं। एंड इधर हम यूनो को देखते हैं जो नीचे आस्था से मिलने आ जाता है। फिनरल को लगता है कि यूनो तो गोल्डन डॉन का है, तो वो यहाँ नीचे आस्था को चिढ़ाने आया होगा, लेकिन हम तो जानते हैं कि यूनो ऐसा नहीं होता। आस्था, मैंने सुना कि तुमने एक आई ऑफ द डार्क सन के स्ट्रॉन्गेस्ट मेंबर को हरा दिया। तुम तो सच में काफी स्ट्रॉन्ग हो गए हो। हाँ, वैसे तुम भी बहुत स्ट्रॉन्ग हो गए हो यूनो, लेकिन विज़र्ड किंग तो मैं ही बनूंगा। नहीं, वो तो मैं बनूंगा। एंड यूनो स्माइल करने लगता है एंड शिल्फी यूनो को पहली बार स्माइल करते हुए देखती है एंड चार्मी तो यूनो की स्माइल को देख के बेहोश हो जाती है। एंड तभी वहाँ पर क्लॉस और मिमोसा आ जाते हैं एंड आस्था को देख के मिमोसा बहुत शर्मा जाती है। आस्था, तुम्हें चोट कैसे लगी? तुम ठीक तो हो ना? क्लॉस सेनपाई आप आस्था को और ज्यादा इंजर्ड कर देंगे। लो, मैं तुम्हें हील कर देती हूँ आस्था। नहीं नहीं मिमोसा, तुम जाके सिविलियंस को हील करो, मैं ठीक हूँ। ठीक है, अभी हम लोग चलते हैं, फिर हमारा काम अभी खत्म नहीं हुआ। अपना ख्याल रखना आस्था। एंड फिर क्लॉस और मिमोसा वहाँ से चले जाते हैं। ये क्या, तुम तो थोड़े और लंबे हो गए हो यूनो। हाँ, और शायद तुम थोड़े छोटे हो गए हो। क्या बोला तुमने? एंड शिल्फी आस्था और यूनो को देखकर रोने लगती है। तुम मुझसे कभी स्माइल करके क्यों नहीं बात करते यूनो? एंड तभी चार्मी भी यूनो के पास आ जाती है। एक्सक्यूज मी, उस दिन आपने मेरा खाना बचाया था, इसलिए मैं आपके लिए केक लाई हूँ। ओह थैंक यू। एंड शिल्फी एक बार में
पे समझ जाती है कि ये लड़की भी यूनो के पीछे पागल है। ओए छोटी बच्ची, दूर रहो मेरी यूनो से। अपनी शक्ल देखी है तुमने? क्या बोला तुमने? तितली? आज मैं तुम्हें पका के खा जाऊंगी। अरे चार्मी सेनपाई, वो कोई तितली नहीं, एक विंड स्पिरिट है। एंड तभी इन लोगों के पास फिनरल भी आ जाता है। आस्था, मेरे ख्याल से अब हमें वापस चलना चाहिए। ये कौन है आस्था? ओ, ये मेरे सेनपाई है, फिनरल सेनपाई। लेकिन तभी इन लोगों को एक आवाज आती है, अरे बड़े भैया आप यहाँ क्या कर रहे हैं? एंड तभी इन लोगों के पास लांग्रिस आ जाता है। एंड असल में ये फिनरल का छोटा भाई होता है। हम तो बहुत सालों बाद मिल रहे हैं ना बड़े भैया, अभी आप थोड़े बहुत स्ट्रांग हुए या अभी भी लोगों की टैक्सी का काम करते हैं, लोगों को इधर से उधर लेके जाना? हाँ, ये बदतमीज लड़का कौन है फिनरल सेनपाई? ये मेरा छोटा भाई आस्था, गोल्डन डॉन का वाइस कैप्टन लांग्रिस। गोल्डन डॉन का वाइस कैप्टन? आप क्या सोच के यहाँ बैटलफील्ड में आए भैया? हमारी फैमिली की और ज्यादा बेइज्जती कराने? वैसे अभी तक तो आपको पता चल गया होगा बड़े भैया कि क्योंकि आप हमारी फैमिली को छोड़कर चले गए थे, इसलिए फादर ने हमारी फैमिली का अगला हेड मुझे बना दिया है। वैसे भी आपके जैसा लूजर हेड बनना डिजर्व भी नहीं करता। चुप बे, तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई फिनरल सेनपाई से ऐसे बात करने की? इनकी मदद से हम वेटो को हरा पाए थे। रहने दो आस्था, अब मेरी आदत हो गई है लोगों के ताने सुनने की। तुम्हारे जैसे एक ब्लैक बुल मेंबर की हिम्मत कैसे हुई गोल्डन डॉन के वाइस कैप्टन से ऐसे बात करने की? तुम लोग अपनी 2 कौड़ी की औकात भूल गए हो क्या? हाँ, ये लड़का तो बहुत बदतमीज है। इधर आओ जरा, फिर मैं बताता हूँ। लेकिन तभी फिनरल इन दोनों को चुप करा देता है। लांग्रिस, तुम्हें मेरा जितना मजाक उड़ाना उड़ा लो, लेकिन मेरी स्क्वाड के किसी मेंबर के बारे में कुछ बोलने की दोबारा हिम्मत मत करना। अच्छा, और अगर मैं करूंगा तो आप क्या कर लोगे? लेकिन तभी अचानक से लांग्रिस के ऊपर ट्यूस फिर से अटैक कर देता है। एंड ये अभी भी मरा नहीं होता। मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। तुम्हें लगा भी कैसे कि तुम मुझे इतनी आसानी से मार दोगे? एंड इस बार ट्यूस अपने साथ ढेर सारे सिविलियंस को भी लाया होता है अपने साथ, ताकि लांग्रिस उसके ऊपर दोबारा अपना अटैक ना यूज कर पाए। अब कैसे तुम मुझ पर अपना स्पेशल मैजिक यूज करोगे? हाँ, तुम्हें क्या लगता है इन थोड़े बहुत इंसानों के लिए मैं तुम्हें जिंदा छोड़ दूंगा? थोड़े बहुत लोग तो इतने बड़े अटैक में मरेंगे ही। एंड लांग्रिस ट्यूस के साथ साथ इन सारे सिविलियंस को भी मारने वाला होता है। रुक जाओ, तुम इन बेचारे सिविलियंस के ऊपर अपना अटैक यूज नहीं कर सकते? तुम भूल गए क्या तुम एक मैजिक नाइट हो? हाँ, तो फिर मैं क्या करूँ? चुपचाप मर जाऊँ? नहीं, उसकी जरूरत नहीं है। हम ब्लैक बुल्स वाले से संभाल लेंगे। चार्मी सेनपाई, फिनरल सेनपाई, ठीक है आस्था। एंड तभी चार्मी अपने मैजिक से आस्था को ट्यूस की तरफ उड़ा देती है। तुम ब्लैक बुल्स वाले मुझे नहीं हरा सकते। लेकिन इससे पहले आस्था को ट्यूस का अटैक लगता, फिनरल आस्था को ट्यूस के ऊपर टेलीपोर्ट कर देता है। आस्था अपनी स्वॉर्ड से ट्यूस के स्लाइम मैजिक को खत्म कर देता है। ये कैसा मैजिक है? एंड वो दोबारा से आस्था के ऊपर अटैक करने वाला होता है, लेकिन फिनरल फिर से आस्था को बचा लेता है। एंड आस्था दोबारा से ट्यूस के ऊपर अपनी स्वॉर्ड से अटैक करता है एंड ट्यूस को एक अटैक में हरा देता है। एंड इस तरह ब्लैक बुल्स आसानी से ट्यूस को हरा देते हैं। बहुत अच्छे आस्था। एंड फिर फिनरल लांग्रिस से कहता है, ध्यान से सुनो लांग्रिस, तुम भले ही मुझसे ज्यादा स्ट्रांग हो, लेकिन ये सोचने की गलती मत करना कि गोल्डन डॉन ब्लैक बुल से ज्यादा स्ट्रांग है। एंड इधर हम कैप्टन यामी और विलियम्स को देखते हैं जो बस एक दूसरे को देख रहे होते हैं। एंड हवा बहुत तेज चल रही होती है, लेकिन तभी विलियम्स बोलता है, ठीक है यामी, मैं तुम्हें अपना चेहरा दिखा देता हूँ। एंड फिर विलियम्स अपना मास्क उतार देता है। एंड विलियम्स लाइट नहीं होता, बस इसके फेस पे एक बहुत ही बड़ा स्कार होता है। तो इस स्कार की वजह से तुम अपना मास्क पहनते हो विलियम्स? हाँ। एंड फिर विलियम्स यामी सर को अपना पास बताता है कि क्योंकि जन्म से ही उसके ऊपर ये स्कार था, इसीलिए लोग विलियम्स से दूर रहते थे और उसे बहुत परेशान करते थे। यहाँ तक कि विलियम्स की मम्मी भी विलियम्स से नफरत करती थी। एंड विलियम्स का चाइल्डहुड बहुत ज्यादा सैड होता है। लेकिन एक दिन सब कुछ चेंज हो जाता है जब विजर्ड किंग विलियम्स की जिंदगी में आते हैं। वो तुम्हारा मैजिक तो कमाल है। तुम्हारा नाम क्या है बच्चे? विलियम्स। विलियम्स, तुम क्यों ना एक मैजिक नाइट बन जाओ? क्या मैं सच में मैजिक नाइट बन सकता हूँ इस कार के बावजूद? क्या लोग मुझसे डरेंगे नहीं? हाँ हाँ, क्यों नहीं, तुम जरूर बन सकते हो एक मैजिक नाइट। अच्छा रुको, तुम्हें इस कार से दिक्कत है ना, 1 मिनट रुको। एंड फिर विजर्ड किंग विलियम्स को उसका वो मास्क देते हैं जो विलियम्स आज तक पहन रहा होता है। माफ करना विलियम्स, मैंने फालतू तुम पर शक किया। अरे कोई बात नहीं यामी, और हाँ, मैं भी तुम्हें अपना दोस्त मानता हूँ। एंड इधर हम देखते हैं चार्मी और शिल्फी में अभी भी लड़ाई हो रही होती है। ठीक है, अब हमें चलना चाहिए आस्था। ओके ठीक है, अपना ख्याल रखना यूनो, तुम भी आस्था। एंड फिर आस्था, यूनो और चार्मी वहाँ से चले जाते हैं। ओए यूनो, तुम्हें शर्म नहीं आती क्या? तुम उन ब्लैक बुल्स वालों से बात कर रहे थे। नहीं, बिल्कुल नहीं, आस्था मेरा राइवल है। राइवल? किस चीज का राइवल? ओए आस्था, तुम्हारे उस गोल्डन डॉन वाले दोस्त को बुरा तो नहीं लगा होगा कि मैं ये सब बोल आया? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, और वैसे भी यूनो मेरा राइवल है। राइवल? किस चीज का राइवल? एंड फिर ये दोनों साथ में बोलते हैं, विजर्ड किंग पहले बनने का। शायद तुम कॉमनर्स के अंदर सच में शर्म नहीं होती। तुम लोग सोच भी कैसे सकते हो कि तुम लोग विजर्ड किंग बन सकते हो? लेकिन यूनो इसको कुछ भी रिप्लाई नहीं देता। एंड फिर ये दोनों वहाँ से चले जाते हैं। एंड इधर हम विजर्ड किंग और मैक्स को देखते हैं। सर, हम जीत गए, किटन टाउन अब सेफ है। पता नहीं क्यों मार्क्स, लेकिन मुझे अभी भी कुछ गड़बड़ लग रही है। एंड फिर इधर हम डायमंड किंगडम के बेस पे देखते हैं जहाँ पर एक आदमी बोल रहा होता है, बहुत अच्छे, सब कुछ प्लान के मुताबिक हुआ है, अब टाइम है असली अटैक का। एंड इधर ही हम मार्स को भी देखते हैं। शायद ये भी तुम लोगों को याद होगा। फिर हम देखते हैं
आस्था और कैप्टन यामी क्लोवर किंगडम के बेस्ट डॉक्टर के पास जा रहे होते हैं आस्था के हाथों को दिखाने। प्लीज कैप्टन यामी, मुझे डॉक्टर से डर लगता है। मरने से नहीं लगता क्या? चुप हो जाओ वरना मैं तुम्हें मार डालूंगा। एंड फिर यामी सर और आस्था डॉक्टर ओमेन के पास आ जाते हैं जो क्लोवर किंगडम के बेस्ट डॉक्टर होते हैं। हेलो डॉक्टर, इस गधे को जरा ठीक कर देना। हाँ हाँ क्यों नहीं, इधर आओ आस्था। एंड फिर डॉक्टर ओमेन आस्था का अपने वाटर हीलिंग जेलीफिश मैजिक से चेकअप करने लगते हैं। एंड तभी वहीं बगल से फिनरल भी निकल रहा होता है एंड वो चुपके से आस्था और डॉक्टर ओमेन की बातों को सुन लेता है। एंड डॉक्टर ओमेन की बात को सुन के आस्था और फिनरल दोनों एकदम शॉक्ड रह जाते हैं। एंड फिर ये चारों के चारों वापस ब्लैक बुल्स के बेस पर लौट आते हैं। एंड इधर इतने बड़े मिशन को जीतने की खुशी की वजह से इसीलिए सारे लोग फुल पार्टी कर रहे होते हैं। वाह इतना सारा खाना, मैं तो पागल हो जाऊंगी। थैंक यू यामी सर, आपकी जय हो। वाह आज तो मजा आ गई। ओए मैग्मा, मुझे जान से मार के तुम ये मीट ले सकते हो। पागल हो गया? ये देखो तुम सब, मीट पिकॉक। एंड ये सारे के सारे लोग बहुत मजे कर रहे होते हैं। आस्था, तुम्हारे हाथ टूटे हुए इसीलिए शायद तुम खा नहीं पा रहे होगे, इसीलिए सिर्फ इस बार मैं तुम्हें अपने हाथों से खिला सकती हूँ। वो अब मैं अपने पैरों से भी खा सकता हूँ। गरीब कीड़े। एंड फिर ये लोग साथ में बहुत मजे करते हैं, लेकिन तभी आस्था वहाँ से जाने लगता है। ठीक है गाइस, अब मैं चलता हूँ, आप लोग पार्टी करो। एंड फिर आस्था वहाँ से चला जाता है। आज आस्था इतना दुखी दुखी क्यों लग रहा है? हाँ मुझे भी, कहीं उसको भूख तो नहीं लगी है? चिंता मत करो तुम सब, आस्था बहुत स्ट्रांग है, उसे कुछ नहीं हुआ है। लेकिन फिर भी नोएल को आस्था की चिंता होने लगती है। लेकिन तभी फिनरल खड़ा होता है और इन सब से बोलता है, मुझे आप सबको कुछ बताना है। एंड फिनरल इन सबको वो बात बता देता है जो उसने डॉक्टर ओमेन और आस्था के बीच चुपके से सुनी थी। माफ करना आस्था, वेटो ने तुम्हारे हाथों के ऊपर एक बहुत ही एंशिएंट और अनब्रेकेबल कर्स का यूज किया है और तुम्हारे हाथों की हड्डियां पूरी तरह से चकनाचूर हो चुकी हैं। मैं कहना तो नहीं चाहता, लेकिन अब तुम्हारे हाथ कभी नहीं ठीक हो सकते। एंड असल में आस्था के दोनों हाथ खराब हो गए होते हैं एंड आस्था अब दोबारा कभी अपने हाथों का यूज नहीं कर सकता, मतलब वो अपनी स्वॉर्ड तक को अब यूज नहीं कर सकता। एंड इस चीज को सुनते ही ये सारे के सारे लोग एकदम शॉक्ड रह जाते हैं। अरे नहीं, अब हम कुछ नहीं कर सकते। आखिर ऐसा क्यों हुआ? उस बेचारे के पास कभी मैजिक नहीं था और जब उसको फाइनली उसकी स्वॉर्ड मिली तो उसके साथ ये हो गया। आस्था। एंड ये सारे के सारे लोग बहुत दुखी हो जाते हैं। एंड इधर हम आस्था को देखते हैं जो चुपचाप बैठकर बस ये सोच रहा होता है कि आखिर उसके साथ ऐसा क्यों हुआ और क्या वो बिना हाथों के यूनो को कभी हराकर विज़र्ड किंग बन पाएगा। एंड ये सारे के सारे लोग छुप के आस्था को देख रहे होते हैं। आस्था रो रहा है क्या? और अगर तुम लोगों को भी लग रहा है कि आस्था रो रहा है तो तुम लोग बहुत गलत हो भाई। तुम लोग शायद भूल गए हमारे आस्था भाई का मैजिक ही है कभी ना गिव अप करना। एंड आस्था खड़ा होता है और जोर से चिल्ला के बोलता है, भाड़ में गए मेरे दोनों हाथ। किस्मत, तुम्हें क्या लगता है तुम मुझे हरा सकती हो? नहीं, मैं अभी भी गिव अप नहीं करने वाला। मेरे हाथ नहीं है तो क्या हुआ, मैं फिर भी कुछ भी कर बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनूंगा और एक दिन जरूर बनूंगा द विज़र्ड किंग। एंड इन सबको अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा होता कि आस्था कितना ज्यादा कमाल है। एंड मैं बता दूं भाई, यही वो सीन था जब मुझे इस एनिमे सीरीज से प्यार हो गया था, मतलब एकदम तगड़ा वाला प्यार। एंड तभी कैप्टन यामी कहते हैं, मुझे पता है इस लड़के में कुछ तो बात है। लेकिन तभी हम वेनेसा को देखते हैं। चिंता मत करो आस्था, मैं एक को जानती हूँ जो तुम्हें शायद ठीक कर सकती है। इसके बाद अगली सुबह हम देखते हैं ब्लैक बुल्स के बेस पे कोई नहीं होता। कैप्टन यामी सारे के सारे लोग कहाँ हैं? मुझे नहीं पता। लेकिन तभी आस्था को नोएल और फिनरल दिखते हैं एंड आस्था चुपके से इन दोनों की बात सुनने लगता है। ये सारे के सारे लोग कितना झूठ बोलते हैं, मुझे यहाँ काम से जाना है, मुझे वहाँ काम से जाना है। मैं जानता हूँ कि ये सारे के सारे लोग आस्था के लिए इलाज ढूंढने गए हैं, जिसको सुन के आस्था एकदम शॉक्ड रह जाता है कि इन सबको कैसे पता चल गया। आखिर सारे के सारे लोग गए कहाँ हैं? देखो, गॉच और गॉर्डन रॉयल लाइब्रेरी गए हैं आस्था के लिए कुछ इलाज ढूंढने। लक और मैग्मा डायमंड किंगडम चले गए हैं वहाँ के बेस्ट डॉक्टर के पास। एंड चार्मी और ग्रे दुनिया के सबसे खतरनाक फॉरेस्ट में गए हैं आस्था के लिए कुछ जड़ी बूटी लेने। एंड इन सब की बातों को सुन के आस्था सोच रहा होता है कि ये सारे लोग आखिर उसके लिए इतनी मेहनत क्यों कर रहे हैं? किसको लगा था कि हमें आस्था के लिए इतनी मेहनत करनी पड़ेगी? सही कहा, जबकि आस्था एक पागल, एक बुद्धू और एक मैजिकलेस गधा है जिसके पास बिल्कुल भी दिमाग नहीं है। एंड आस्था को उसके पास्ट याद आने लगता है जब सारे लोग उसका मजाक उड़ाया करते थे। तुम्हारे पास मैजिक नहीं है, जिंदगी में कुछ नहीं कर सकते, तुम्हारे पास मैजिक नहीं है। हाँ, भले ही आस्था के पास मैजिक नहीं है लेकिन वो कभी भी गिव अप नहीं करता। हाँ, भले ही आस्था के पास मैजिक नहीं है लेकिन वो हम सब से ज्यादा मेहनत करता है। हम सबको कुछ भी करके आस्था को ठीक करना होगा क्योंकि आस्था बनेगा एक दिन द विज़र्ड किंग। जिसको सुन के आस्था से रहा नहीं जाता है एंड वो वहाँ से चला जाता है एंड चुपचाप बेस के पीछे वाले गेट से बाहर निकल आता है एंड बोलता है, भले ही भगवान ने मुझे मैजिक नहीं दिया लेकिन भगवान ने मुझे बहुत अच्छे दोस्त दिए। एंड जिंदगी में पहली बार हम लोग हमारे आस्था भाई को रोते हुए देखते हैं।
एंड यहाँ पर हमारी इस मास्टरपीस एनिमे का पार्ट 13 खत्म हो जाता है। एंड हाँ, फिर से प्लीज मुझे माफ कर दो भाई, मैं जानता हूँ वीडियो फिर से काफी लेट हो गई। असल में मैं इस समय एक दूसरी एनिमे पे काम कर रहा हूँ एंड जो वीडियो बहुत जल्दी आने वाली है, असल में इसके बाद ही वो वीडियो आने वाली है एंड वो वीडियो भी बहुत मस्त होने वाली है, तो उसके लिए तैयार है ना। और हाँ, ये रहे कुछ रिडीम कोड्स मेरे एनिमेडी फैमिली के लिए, तो जो भी पहले इसको यूज करेगा उसे मिलेगा। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही। इस वीडियो का टारगेट रखते हैं, इस बार मैं कुछ बड़ा टारगेट रखता हूँ ताकि तुम लोग एक दिन में पूरा ना कर पाओ। ठीक है, इस वीडियो का टारगेट है 5000 कमेंट्स एंड मैं बता दे रहा हूँ भाई, पार्ट 14 बहुत मस्त होने वाला है। तो ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना, बाय बाय।